स्वागत है सभी छात्र और छात्राओं का। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय धातु तथा अधातु में सक्रियता श्रेणी की, या इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इस पर आज चर्चा रहेगी। काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहता है, प्रश्न इस पर आता है और बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। तो इसको समझना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सक्रियता श्रेणी किस आधार पे बनाई गई है, इस बात को समझ लें। और सक्रियता श्रेणी का एक और नाम भी है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहा जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें विभिन्न धातुओं और अधातुओं यानी कि विभिन्न तत्वों का मानक अपचयन विभव निकाला गया और मानक अपचयन विभव के आधार पर उसको बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, तो उस आधार पे एक श्रेणी प्राप्त हुई है और इसी श्रेणी को कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसी श्रेणी को कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, यह एक श्रेणी हमारे सामने है। तो मानक अपचयन विभव जो होता है सबसे कम पोटेशियम का है। इधर जो मान है वो माइनस में ही है, पोटेशियम का है सबसे कम, फिर सोडियम का कुछ ज्यादा है लेकिन माइनस में ही है, फिर कैल्शियम का है तो इसका भी कुछ ज्यादा है, और इसके बाद मैग्नीशियम है, इसका कुछ ज्यादा है, एल्युमिनियम का है, फिर जिंक का है, फिर लोहे का है, पीवी का है, और यहाँ पे एक तत्व ये आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है इसका मानक अपचयन विभव जो होता है वो 0 होता है। इसका मानक अपचयन विभव 0 होता है। ठीक है। अब यहां से नीचे जाते हैं इधर के लिए, तो जो अपचयन विभव होते हैं वो प्लस में शुरू हो जाते हैं। पॉइंट कुछ होगा, पॉइंट कुछ होगा, लेकिन प्लस में होंगे। लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर जो अपचयन विभव रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो माइनस में रहते हैं। और हाइड्रोजन के नीचे के जो अपचयन विभव, जो तत्वों के अपचयन विभव हैं वो प्लस में रहते हैं। किंतु ये माइनस में तो है लेकिन नीचे जाने पे कुछ न कुछ बढ़ते रहते हैं, इनका मान बढ़ता हुआ होता है। यहां से प्लस में शुरू हो जाते हैं। हाइड्रोजन का 0 होता है मानक अपचयन विभव। तो हमें यहां से ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये हम समझ सकते हैं कि ये जो सारणी है इसको ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मानक अपचयन विभव बढ़ रहे हैं। ठीक है, मानक अपचयन विभव बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रियाशीलता इनकी उल्टी होती है। क्रियाशीलता क्या होती है, क्रियाशीलता जो होती है जिसका अपचयन विभव ज्यादा है उसकी क्रियाशीलता कैसी है, वो कम है। क्रियाशीलता कम है, तो क्रियाशीलता का क्रम ये रहता है इधर के लिए। ठीक है, तो
अपचयन विभव के उल्टा रहता है। तो यहाँ पे आप इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं, सक्रियता श्रेणी की बात हमने पूरी समझाई है, लेकिन कक्षा 10 वाले सिर्फ इसी बात को अगर ध्यान रखें, और इसी बात को किताब में दिया गया है कि तत्वों की बढ़ती हुई क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है, तो इसी को क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्रियाशीलता बढ़ रही है। नीचे से ऊपर जाने पे क्रियाशीलता तत्वों की बढ़ रही है। ये कम क्रियाशील हैं, ये मध्यम क्रियाशील हैं, और ये जो हैं ये अधिक क्रियाशील हैं। तो कहने के मतलब तत्वों को वह सारणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता यहाँ पे की कर लेंगे, को का है यहाँ पे की कर लेंगे, क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं वह सारणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, क्रियाशीलता के क्रम में रखा गया है। इसमें आरोही क्रम की बात कर दी है, आरोही क्रम में रखा गया, यानी कि बढ़ते हुए, आरोही माने बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात लिख ली है, वह एक सारणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो इस सक्रियता श्रेणी से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो धातुएं ऊपर हैं, जैसे ये सोडियम है, पोटेशियम है, ये अधिक क्रियाशील होगी, ये सोडियम है ये भी अधिक क्रियाशील होगी, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब अधिक क्रियाशील हैं। जिंक है, Fe है, Pb है, ये मध्यम क्रियाशील है। और इसके बाद जो कॉपर है, Hg है, Ag है, Eu है, ये लगभग कम क्रियाशील में इन्हें रखा गया है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो धातु ऊपर है, जैसे यहाँ पे हम बात करें किसकी, Zn और Fe की बात करें, Zn और Fe की बात करें, तो Zn और Fe में क्रियाशीलता क्या होगी, क्रियाशीलता जो होगी वह Zn की ज्यादा होगी और Fe की कम होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, इतनी बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो ऊपर हैं सारणी में धातुएं, तो उनकी क्रियाशीलता अधिक है। या इस बात को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जो धातु ऊपर है वह अपनी से नीचे वाले धातु से अधिक क्रियाशील है, इतनी बात ध्यान रखें। चलिए आगे इससे बात और स्पष्ट अभी होगी। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे सक्रियता श्रेणी का महत्व का। अब देखिए, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, ठीक है, वह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं, और जो धातुएं ऊपर स्थित होती हैं वह अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। यही बात अभी हमने समझाने की कोशिश की, और वही बात शब्दों में भी लिखी है। अभी हम क्या था कि धातुओं के क्या पढ़ते रहे, रासायनिक गुण पढ़ते रहे। तो वो धातुएं क्या कर रही थी, हर समीकरण में हम देख रहे थे, लगभग क्या देख रहे थे कि हाइड्रोजन गैस बाहर हो रही थी, प्लस H2 बाहर, सभी में हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। हम करते थे Zn प्लस HCl, और गिब्स में जो भी बनता था ZnCl बनता था,
है ZnCl बनता था प्लस हाइड्रोजन गैस जरूर निकलती थी, क्योंकि जो Zn था वो कहाँ था, हाइड्रोजन से ऊपर था, इसीलिए हाइड्रोजन को बाहर भेज दे देता था। तो जो समीकरण पढ़ रहे थे वो हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं स्थित थी उनके पढ़ रहे थे, इसीलिए हाइड्रोजन हर बार हमें निकलती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि इनकी सक्रियता श्रेणी जो थी वो अधिक थी। इसके बाद हम थोड़ा प्रयास करेंगे सक्रियता श्रेणी को आपको याद कराने का। वैसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखें आप। तो सबसे पहले पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, Fe है, Pb है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है, ये सब है। इनके लिए हमने एक ट्रिक यहाँ पे दे रखी है, तो वो भी अगर ध्यान रख लें। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। मतलब केदार का मतलब है के से, ठीक है। नाथ का मतलब है यने से, नाथ का मतलब है यने से, और का मतलब है सीए से, माली का मतलब एमजी से, आलू का मतलब एल, जरा का मतलब जेडन, फीके के मतलब एफी, पकाता मतलब पीवी, है का मतलब एच, कौन का मतलब सीयू, और एचडी का मतलब है, आगे का मतलब एजी, आओ के मतलब एयू। तो ये सारणी आप थोड़ा इसका रिवीजन करें तो ये सब आपको 2-4 बार इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, अभ्यास से चीजें समझ में आ जाती हैं। तो ये बात यहाँ पे हमने की है। इसके बाद हम इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग। इसी बात को हम यहाँ पे कह रहे हैं, इससे धातुओं की क्रियाशीलता का पता चलता है, ठीक है। तो हमने यहीं पे बात वही लिखी है जो आपको समझाने की कोशिश की है। ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है। अब इस समीकरण को हम देख रहे हैं, Fe जो है प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट से विक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है, FeSO4 बना रहा है प्लस Cu बना रहा है, ठीक है। तो Fe क्या करता है, Cu को हटा देता है और Cu को बाहर निकलना पड़ता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि Fe जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है और इसकी क्रियाशीलता अधिक है, तो कम क्रियाशील जो है वो इसीलिए Cu है, तो इसीलिए वो बाहर चला जाता है, इसको हटा देता है Fe। अगर इसी समीकरण को हम पलट के लिख दें, यहाँ पे Cu इधर रख दें प्लस FeSO4 से विक्रिया कराएं, तो अब Cu जो है Fe को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि Cu की क्रियाशीलता कम है। कम क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं Fe जो है वो कहाँ है, ऊपर है, और Cu जो है नीचे है, तो इसकी क्रियाशीलता में कौन ज्यादा, किसकी ज्यादा है, Fe की ज्यादा है। तो Fe ने तो हटा दिया था इसको, लेकिन Cu नहीं हटा पाएगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन लिखेंगे, अब क्रिया नहीं होगी। नंबर 2 पर अगर हम बात करें, धातुओं द्वारा अम्लों से H2 का विस्थापन, H2 का मतलब हाइड्रोजन से विस्थापन। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातु हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं, यही बात अभी हमने बताई थी कि क्या कर होता है, इधर रख देते हैं इसको। अब ये Zn है, Zn कहाँ पर है, Zn ये रहा Zn, ठीक है, और प्लस H2SO4, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, क्योंकि H यहाँ पे है और Zn यहाँ पे है, तो Zn ऊपर था तो क्रियाशीलता ज्यादा है, तो यहाँ पे इसने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और SO4 के साथ Zn जो है जुड़ गया, जाके SO4 के साथ Zn लग गया और हाइड्रोजन को इसने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे Cu के साथ अभिक्रिया कराएं, किसकी, H2SO4 की। तो Cu जो है कहाँ है, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये विक्रिया नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये कम क्रियाशील है। ये कम क्रियाशील होने के कारण यह हाइड्रोजन को उसके स्थान से नहीं हटा पाएगा, ये यहाँ पे लगा ही रहेगा, कोई विक्रिया नहीं होगी यहाँ पे। अब नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, नंबर 3 पे बात करेंगे अधातुओं की क्रियाशीलता। तो अधातुओं की क्रियाशीलता नीचे वाली अधातु अधिक क्रियाशील होती है। अब यहाँ पे देखिए, आपको कक्षा 10 के हिसाब से हम बता देते हैं पूरी बात आपको, जो पूरा इतनी ही आपकी श्रेणी किताब में दे रखी है, तो आप इतनी बात
समझ लें। अभी थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा बात ये किए ले रहे हैं, ये अधातुएं यहाँ पे है, इनको रखा गया है। और धातुओं के संबंध में थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा होता है कि आप यहाँ नीचे जाएंगे सिर्फ इन्हीं चार में तो इनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी नीचे जाने पे। तो ये आई से और BrCl में देखेंगे तो इनकी क्रियाशीलता नीचे वाली धातु की अधिक क्रियाशीलता होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं F2 प्लस 2KCl लिख दें या KCl दो बार लिख दें, तो यहाँ पे 2KF बनेगा या KF दो बार हमने लिख दिया है और प्लस Cl2, मतलब F ने क्या किया है, Cl को हटा दिया है। यहाँ पे F ने क्या किया है, इसे F ने Cl को हटा दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो F कहाँ है, नीचे है, तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा मानेंगे आप, और Cl था ऊपर, इसीलिए इसकी क्रियाशीलता कम मानेंगे। ऐसे ही अगर हम I2 यहाँ पे लिखें KCl के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि I जो है वो कहाँ है, ऊपर है, और Cl कहाँ है, नीचे है, तो इसकी क्रियाशीलता जो है वो कैसी है, I की कम क्रियाशीलता है, इसीलिए ये अभिक्रिया नहीं होती है। बहरहाल इस पॉइंट को हमने थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा करा दिया है, तो ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसको आप केवल ध्यान रखें, ज्यादा लिखने का प्रयास ना करें। कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम पूरी बात हमने आपको बताई है जो कि बतानी थी हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित अब हम बात करेंगे प्रश्नों की। प्रश्न भी इस पे आधारित पूछे जाते हैं, और प्रश्न पहला है हमारे सामने, प्रश्न पहला है हमारे सामने, यदि किसी अभिक्रिया की समाप्ति पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग मलिन पड़ जाता है। ठीक है, अभिक्रिया का नाम लिखो, बी में है अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो दो भाग हैं इसमें। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यदि किसी अभिक्रिया की समाप्ति पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है भाई, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन ये है। अब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया गया है, कॉपर सल्फेट के विलयन में यहाँ पे एक कील को डाल दिया गया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है, हल्का नीला होता है, नीला होता है। तो ये क्या करता है, रंग को बदल देता है कुछ समय के बाद। चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, कॉपर सल्फेट वाली बात को। तो हम देख रहे हैं, देखिए, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट विलयन क्या लिया गया है, कॉपर सल्फेट के विलयन की बात की गई है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है कॉपर सल्फेट का विलयन, ये हमने यहाँ पे लिया है, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें क्या किया है, लोहे की कील एक लटका दी गई है। लेकिन काफी समय के बाद, पर्याप्त समय के बाद आप देखेंगे कि इस विलयन का रंग जो नीला था वो कैसा हो गया है, वो गायब हो गया है, वो नीला रंग गायब हो गया है और आपको दूसरा कलर दिखने लगा है, और कील का भी रंग यहाँ पे चेंज हो जाता है। यही बात इन्होंने अपनी इसमें समीकरण में भी, एक प्रश्न में भी इन्होंने कही थी। तो यानी कि रंग जो था उसका हट जाता है, वहां से दूसरा रंग आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग बदल जाता है, ये हो रहा है। यानी कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन BC है उसमें लोहे की कील हमने डाली थी, तो यहाँ पे बदल के BC जो है क्या बन गया है, AC बन गया है। BC क्या हो गया है, AC बन गया है। इसने क्या किया कि B को हटा दिया है, AC लग गया है, B बाहर निकल गया है। इस बात को हम समीकरण से भी, इसका समीकरण भी लिख सकते हैं। जो क्या है समीकरण, ये Fe है। Fe क्या होता है, लोहा। कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया गया है और इसका रंग कैसा है, ये ब्लू है, हल्का नीला है।
तो यहाँ पे FeS लिखा है, इसका मतलब सॉलिड होता है, ठोस होता है। और CuSO4 यहाँ AQ बना दिया हमने, तो AQ का मतलब होता है एक्वस, यानी कि जलीय विलयन बनाया गया है इसका। इसका क्या बनाया गया है? जलीय विलयन बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि FeSO4 बन रहा है, FeSO4 बन रहा है, यानी कि ये भी जलीय विलयन बना है और एक्वस ये भी है। यहाँ पे जो विलयन CuSO4 का था वो अब काहे का हो गया है? FeSO4 का हो गया है, और कॉपर जो थी वो हमें बाहर मिल जाती है। तो ये समीकरण यहाँ पे देखने को मिलता है थ्योरेटिकल में। तो कहने का मतलब Fe जो है वो Cu को हटा देता है उसके स्थान से, ठीक है, Fe Cu को उसके स्थान से हटा देता है और Cu को बाहर भेज देता है, उसके स्थान पे स्वयं लग जाता है। तो फिर ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? ये अभिक्रिया हो गई है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे उत्तर में इसीलिए हमने लिखा है विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा भी हमने दे दी है। अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। इसने Fe ने Cu को क्यों हटा दिया? क्योंकि Fe जो है वो Cu से क्या है? अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील क्यों है? क्योंकि Fe जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखा है, इसीलिए अधिक क्रियाशील है। Cu नीचे रखा है, ठीक है। तो इस बात को हमने समझाने का प्रयास किया। विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाएं। विस्थापन अभिक्रिया की बारे में हमने थोड़ी और चर्चा कर दी है, इसको आप पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और रासायनिक समीकरण भी लिखेंगे। वैसे परिभाषा एक तरीके से हमने यहाँ पर थोड़ी चर्चा इसकी कर ली है, और ये विस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये वाला भाग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और बी वाला भाग क्या हो गया है? अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो यहाँ पे समीकरण लिख दिया है। और ए वाला का क्या नाम था? अभिक्रिया का नाम लिखना था, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। तो इस बात को हमने समझने का प्रयास किया है। अब आपको इस तरीके से लिख देना है, पूरी बात यहाँ पे समझ लेनी है। वो कौन सी बात है? यहाँ पे पहले नंबर पे क्या हुआ है? विस्थापन अभिक्रिया हुई है, तो हमने ए में लिख दिया है विस्थापन। और दूसरे में हमने ये यहाँ पे समीकरण कहना अभिक्रिया का लिखिए, तो अभिक्रिया का समीकरण लिख दिया है Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। यानी कि यहाँ पे लोहा क्या होता है? कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट बन जाता है। इसीलिए इसका रंग कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। ब्लू से कैसा हो गया है? हल्का कलर हो गया है, काफी गेरू कलर का हल्का हो जाता है, इसीलिए ये हुआ है। अभी हमने जैसा कि बताया था, ये Fe क्या करता है? Cu को उसके स्थान से हटा देता है। Fe Cu को उसके स्थान से क्यों हटा देता है? यहाँ पे सक्रियता श्रेणी हमने ले रखी है, तो Fe का स्थान आप देख सकते हैं, ये रखा हुआ है Fe, और Cu जो है सक्रियता श्रेणी में नीचे है। तो सक्रियता श्रेणी आप हम चर्चा कर चुके हैं। क्या होती है सक्रियता श्रेणी? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, या आरोही क्रम में कह दें, किसी क्रम में कह दें आप, ठीक है, वो गलत नहीं है, ठीक है, फिर आप वैसे ही पढ़ लेना आप। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके यौगिक से हटा देती हैं, ये बात हमने अभी समझी थी। तो इसीलिए यहाँ पे ये इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिली थी। इसका रंग इसीलिए यहाँ पे कैसा हुआ था? चेंज हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था? जो कॉपर यहाँ पे था, कॉपर यहाँ पे विलयन में था CuSO4, इस विलयन में क्या था? CuSO4 था। लोहे की कील डाली, Fe डाला, तो इसने इसका विलयन का रंग गायब कर दिया। क्या बन गया? ये बन गया फेरस सल्फेट बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। कॉपर आपको नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो ये बात हमें समझ लेनी थी। इस बात को हम समझ गए होंगे। सक्रियता श्रेणी पर आधारित ये प्रश्न है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिया है। अगला प्रश्न एक और देख लेते हैं।
आसान प्रश्न है इसी तरीके का। क्या होता है जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, ये प्रश्न है। ठीक है, जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इसके लिए भी हमें सक्रियता श्रेणी आनी चाहिए। दूसरा है एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दिया जाता है। ठीक है, Cl में डालेंगे। तीसरा है सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है, यदि अभिक्रिया होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 प्रश्न है, एक प्रश्न मत समझिए इसको। चलिए इसकी हम बात करते हैं, तो इसका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में लिया गया है, यानी कि ये काहे का विलयन है, ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है। कलर देख के पहचान लें, ऐसा ही कलर होता है कॉपर सल्फेट का, ऐसा ही कलर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये लोहे का एक टुकड़ा डाल दिया गया है कॉपर सल्फेट के विलयन में। ठीक है, कुछ समय के बाद इसका रंग आपको पता है गायब हो जाएगा, और ये जो लोहे की कील है उसका भी रंग यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इससे हमें क्या समझ में आया है, इससे हमें ये समझ में आया है कि कॉपर सल्फेट जो कि क्या करता है, कॉपर सल्फेट में जो CuSO4 होता है वो किस में बदल गया है, वो ZnSO4 में बदल गया है। यहाँ पे किसकी राड डाली गई, लोहे की नहीं डाली गई है भाई, जिंक की डाली गई है। यहाँ पे जिंक का प्रयोग किया जा रहा है, तो ZnSO4 का विलयन हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना था। अब यहाँ पे यानी कि ए किसको माना है, ये जिंक का टुकड़ा है। BC किसको माना है, कॉपर सल्फेट को, और इसने B को बाहर कर दिया है, और ये दोनों A और C बन गए हैं। अब A और C का मतलब है ये ZnSO4 बन गए। इसको हमने लिखा है, देखिए समीकरण देख लें, ZnS या Zn जो होता है सॉलिड है, यस का मतलब सॉलिड है, ठोस है, इसलिए यस लिख दिया है, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट है, एक्वस है, जलीय विलयन है, इसलिए एक्यू लिखा जाता है इसको। ZnSO4 ये जिंक सल्फेट बन गया है, इस यू को बाहर निकाल दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसने Zn ने Cu को बाहर निकाला है, Zn ने Cu को बाहर निकाला है, तो जाहिर सी बात है सक्रियता श्रेणी में Zn ऊपर है और Cu जो है वो नीचे है, अधिक क्रियाशील है ये, इसीलिए इसने Cu को बाहर भेजा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी रंग बदल गया है, इसका रंग गायब हो गया है। कॉपर सल्फेट से किस में बदल गया, ये जिंक सल्फेट में बदल गया, जिंक सल्फेट में। ठीक है, जिंक की बात है, लोहे की बात नहीं है, लोहे के वो छोड़ दें। तो ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा था, तो कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, तो ये आपको रंग बदल जाता है, और ये समीकरण आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसको और आगे बढ़ा देते हैं थोड़ी बात को। तो इसमें देखिए क्या होता है, अब ए का उत्तर आप यहाँ पे हमने लिख दिया है, समझ सकते हैं। जिंक धातु जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट बनाती है। ठीक है, ये क्या बन गया, Zn प्लस CuSO4, ये ZnSO4 बन गया है। ठीक है, ये ZnSO4 बन गया है, हमें पता है पूरी बात, यहाँ पे आप पता है, एक बार फिर चाहें तो देख ले, ये सक्रियता श्रेणी है, ये हमारे पास सक्रियता श्रेणी है, और इसमें Zn कहाँ पे है, Zn को ये हमने देखा है, Cu ये है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी, तो ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सक्रियता घट रही है, सक्रियता घट रही है। जो धातु ऊपर है उसकी सक्रियता कैसी है, अधिक है। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरी बात पुनः लिख दी है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, घटते हुए, अवरोही माने घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ऊपर वाले की ज्यादा है। नीचे से जाओगे तो ये कहोगे कि आप कैसा है, बढ़ते हुए क्रम में, ऊपर से नीचे आओ तो घटते हुए क्रम में है। बात समझ लें आरोही और अवरोही वाली। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर देती हैं, तथा हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व अम्ल से H2 विस्थापित कर देते हैं, H2 को बाहर निकाल देते हैं। विस्थापन का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि वहां से हटा देना। तो ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर, पूरी बात हमें समझ में आ गई। अब हम
अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम का धातु का टुकड़ा तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं। ठीक है, ZnSO4 के बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, ZnSO4 के बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए इस बात को हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये, अब इधर हम बात कर रहे हैं तो एल्युमिनियम का धातु का टुकड़ा तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। तो इसको अब आप मान लीजिए कि ये काहे का विलयन है, यहाँ पे वैसे बनाया नहीं है। अब यहाँ पे आप HCl लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे और इसमें क्या डालेंगे, Ag डालेंगे, सिल्वर Ag डालेंगे। तो फिर क्या, नहीं एल्युमिनियम आए, Al डालेंगे, बी वाले की बात कर रहे हैं, तो एल्युमिनियम डालेंगे Al। ठीक है, तो अगर Al डालेंगे तो यहाँ पे समीकरण को देखें जरा, क्या हुआ है, 2Al प्लस H6Cl गिव्स AlCl3 प्लस H2। तो Al ने भी क्या किया है, हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान से बाहर निकाल दिया है और स्वयं लग गया है, AlCl3 बन गया है। तो यानी कि Al भी जो है वो कहाँ पे है, Al को देख लेते हैं, Al ये है। ठीक है, Al को देख लीजिए, Al ये रख रहा और हाइड्रोजन ये रहा, तो Al भी अधिक क्रियाशील है। Al अधिक क्रियाशील था, इसीलिए क्रिया हुई है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है और क्या बन गया है, AlCl3 बन गया है। ठीक है, तो पूरा उत्तर आपको हमें यही लिखना पड़ेगा। सक्रियता श्रेणी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। सक्रिय श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, या आरोही लिख दें या अवरोही लिख दें, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, कभी आरोही हो जाता है कभी आरोही हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके यौगिकों से हटा देती हैं तथा हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व अम्ल में से H2 निकालते हैं, विस्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे इसीलिए लिखी है। और ये भी यहाँ पे पॉइंट आप ध्यान रखें, धातुएं अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस इसीलिए निकालती हैं क्योंकि ये जो सब धातुएं हैं, ज्यादातर धातुएं क्या हैं, सब ऊपर रखी गई हैं हाइड्रोजन से। इसीलिए जितने समीकरण पढ़ी हमने, रासायनिक समीकरण धातुओं के पढ़े थे, तो वहां क्या था, वहां हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो यहाँ पर फिर बी का उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो बी प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये लिख दिया है हमने, एल्युमिनियम धातु तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से में से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर देती है। ये उत्तर लिखेंगे और ये वाला आप समीकरण लिखेंगे पूरा। ठीक है, तो ये वाला आप समीकरण लिखेंगे। अब इसके बाद हम तीसरा भाग देख लेते हैं, अगला भाग देख लेते हैं, क्या है वो, सी वाला। सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में अब किसके टुकड़े को डालने की बात की गई है, कॉपर सल्फेट के विलयन में। देखो कॉपर कहाँ है, ये है कॉपर, और किसके, सिल्वर को, तो सिल्वर तो नीचे है। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट के विलयन में सिल्वर को अगर आप डालेंगे तो क्या अभिक्रिया होगी, नहीं होगी, अब अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अब उसी कॉपर सल्फेट को यानी कि कॉपर को कौन नहीं हटा पाएगा, सिल्वर नहीं हटा सकता। क्यों, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो कहाँ है, उसका स्थान कॉपर से नीचे है। कॉपर से नीचे होने के कारण वो उसको उसके स्थान से विस्थापित नहीं कर सकता है, उसके स्थान से हटा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट विलयन में से कोई क्रिया नहीं करती, कोई क्रिया नहीं करती, इसीलिए हमने लिखा है। कॉपर सल्फेट का आप विलयन ले लें, कॉपर सल्फेट का आप क्या करें, यहाँ पे अगर इस तरीके से हम, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यानी कि आप कॉपर सल्फेट ले रहे हैं CuSO4 और प्लस क्या करना चाह रहे हैं, Ag से विक्रिया कराना चाह रहे हैं, Ag से, तो नो रिएक्शन लिख देंगे, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ये Ag जो है Cu को हटा नहीं पाएगा। Cu को कैसे हटा पाएगा, क्योंकि ये कहाँ है, ऊपर है Cu, और Ag स्वयं नीचे है, कम ताकत वाला, कम क्रियाशील जो है, हटाना चाह रहा है अधिक वाले को, तो क्या हटा पाएगा, कभी नहीं हटा पाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी थी, इस पे आधारित हमने ये प्रश्न आपको कराए हैं। ये एक और छोटा सा प्रश्न ले लिया है क्योंकि पूछा जाता है, ये प्रश्न अच्छा सा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है।
क्या है? सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो कौन सी होगी भैया सक्रियता श्रेणी में? अरे जो सबसे ऊपर होगी, जो सबसे ऊपर रखी होगी वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी। तो सबसे ऊपर कौन दिखता है? सबसे ऊपर आपको Na लिखा हुआ दिख रहा है, सोडियम लिखा हुआ दिख रहा है। सोडियम सामोपैसो डाम छुटी पाई या खाली और माँ खाली, सोडियम। तो यहाँ आपको सोडियम कहीं दिख रहा है, इसका प्रतीक Na होता है। तो यह एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते ही आप समझ जाएंगे। कुछ हमने बड़े प्रश्न लिए हैं लेकिन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, इसलिए इनको हमने समझने का प्रयास किया है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो प्रयास करें, समझ में अवश्य आएगा। दोबारा देखें, तिबारा देखें, लेकिन एक बात समझ लें कि आप जब पढ़ने बैठें तो क्या लेके बैठें? एक कॉपी और पेन, ठीक है, और चीजों को लिखते जाएं, चीजों को लिखते जाएं। पहले सबसे पहले सुने, श्रवण इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई में सबसे मुख्य चीज होती है श्रवण। 4 सोपान बताए गए हैं, तो श्रवण जो होता है उसका पहला सोपान है, पहला उसका क्रम होता है। अगर सुनेंगे सही से चीज तभी तो बात समझ पाएंगे। तो श्रवण सबसे अच्छे से करना है। श्रवण करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे? मनन करेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ठीक है, उसका फिर प्रचार और प्रसार भी कर पाएंगे, फिर आप उस बात को बता भी पाएंगे। तो श्रवण सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसका मनन करिए, उसको लिखिए कॉपी पे, स्वाध्याय करिए, फिर उसका प्रवचन कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में सक्रियता श्रेणी की हमने बात की, यानी कि पूरी तरीके से सक्रियता श्रेणी को हमने समझ लिया है। इससे बाहर आपसे सक्रियता श्रेणी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है कक्षा 10 में, ये इस बात की गारंटी समझिए आप। धन्यवाद। अगर बात समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कर सकते हैं आप। थोड़ा सा उससे मोटिवेशन तो मिलता ही है। धन्यवाद।